Hello. Yeah. Okay. Alright, so I am starting a new chapter, alternate dispute resolution mechanism. तो इसमें मैं आपको बेसिक पता होना चाहिए कि नॉर्मली whenever there is a dispute तो आप कोर्ट में जाते हो सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है? लेकिन कोर्ट एक ऑप्शन देता है आपको, do you want to settle your dispute outside the court? कोर्ट के बाहर अगर आपको कोई आपका डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है? सो अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स हैं जहाँ पे आप कोर्ट के बाहर जाके आपका इशू सेटल कर सकते हो। इसके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, वो आर्बिट्रेटर हो सकता है, मीडिएटर हो सकता है, नेगोशिएटर हो सकता है, ओके? सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट यू वांट, उस हिसाब से कोर्ट आपको परमिट करेगा। और एक बार आपका सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट हो जाने के बाद आप कोर्ट से फाइनल स्टैम्प ले लोगे कि ये हमारे बीच में क्या सेटलमेंट है, ठीक है? नहीं होता है तो अगेन वी विल कम बैक टू द कोर्ट, बट द पार्टीज कैन नॉट बी फोर्स्ड टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं उसमें से अगर कोई एक पार्टी बोलती है कि हमको कोर्ट के बाहर नहीं जाना है, हमें कोर्ट में ही डिस्प्यूट सेटल करनी है, तो जज आपको फोर्स नहीं कर सकता। सो बोथ द पार्टीज हैव टू बी रेडी टू गो आउटसाइड द कोर्ट टू सेटल द डिस्प्यूट। दोनों पार्टीज अगर हाँ बोलती है तो ही ये अप्लाई होता है। जोर जबरदस्ती कोर्ट या जज साहब आपके साथ नहीं कर सकते, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। इसका बेसिक गोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दे रखा है, टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। देखिए हमारे जुडिशियल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पेंडेंसी ऑफ केसेस है। बहुत सारे केसेस पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स में, हमारे पास जुडिशियल ऑफिसर्स कम हैं, इसकी वजह से ये सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ कि कोर्ट के बाहर we need some system to solve the disputes of the parties, ठीक है? तो ये सिस्टम स्थापित की गई कि सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। Alternate dispute resolution is a term used to describe several different modes of resolving legal disputes. It is impractical for many individuals to find lawsuits। देखिए बहुत सारे लोगों को कोर्ट में जाके लड़ने के लिए इतना पैसा नहीं होता है, रिलेटिवली इसमें पैसा कम लगता है और जल्दी डिसीजन मिल जाता है आपको, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे कभी-कभी उसको 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है? तो जल्दी डिसीजन मिलना चाहिए। मैंने आपको बोला बहुत सारा बैकलॉग है कोर्ट्स का, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो उनका बर्डन कम करने के लिए भी इस सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ इंडिया में। तो जैसे मैंने कहा डिलेड जस्टिस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग-अलग मैकेनिज्म्स को स्थापित किया गया और रिलेटिवली इसमें कम खर्चा आता है और जल्दी डिसीजन मिलता है, बिकॉज कोर्ट में जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे कायदे यहाँ अप्लाई नहीं होते। इनका अपना खुद का एक प्रोसीजर होता है और उस हिसाब से ये जल्द से जल्द केस को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये सारे मैटर्स सिर्फ सिविल डिस्प्यूट में हो सकता है, क्रिमिनल केस में नहीं। अगर आप मर्डर केस है, बलात्कार की केस है, किडनैपिंग की केस है, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, तो आप पार्टीज को नहीं पूछेंगे कि आपको कोर्ट के बाहर जाके सेटल करना है क्या, बिकॉज हाँ, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो वही होता है। प्रैक्टिकली मतलब मैंने जो देखा है, कई बार रेप विक्टिम को पैसे ऑफर किए जाते हैं कि आप पैसे ले लो, और कोई बार पैसे ले भी लेते हैं, ठीक है 5 लाख रुपए ले लो, मैं कोर्ट में जाके बोल दूंगी कि ये फेक केस है, क्योंकि एनीवेज द गर्ल इज नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। अगर कल साबित हो जाता है कि रेप नहीं हुआ या सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो फेक केस फाइल करने के जुर्म में उस लड़की को कोई पनिशमेंट नहीं है। तो लड़की को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लेके वो मैटर सॉल्व कर देते हैं। मर्डर केसेस सॉल्व हो जाते हैं तो भाई, तो सेटल ऐसा भी बाहर होता है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट सिविल प्रोसीजर में है। सिविल प्रोसीजर में अगर
आपका डिवोर्स केस है, प्रॉपर्टी का मैटर है, भाइयों में झगड़ा है, भाई बहन में झगड़ा है, या चाइल्ड अडॉप्शन, बच्चा किसके साथ रहना चाहिए, बीवी के साथ, माँ के साथ या बाप के साथ, इन चीजों के लिए आप एडीआर के लिए जा सकते हो, कोर्ट में जाके झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज याद रखना, क्रिमिनल केसेस कोर्ट के बाहर सेटल नहीं होते, वरना आपको लगेगा चलो मर्डर करते हैं और फिर बाहर मैनेज कर लेंगे। उसके बाद एडीआर टेक्निक्स कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कंटेंशियस मैटर्स, ओके, capable of being resolved under law by agreement between the parties. Civil, commercial, industrial and family disputes, यहाँ कहीं पे भी criminal disputes नहीं लिखा है। उसके अलावा आप किसी भी dispute को ADR थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक, ये मैंने आपको बताया, ओके। This method usually involve third party। क्या होता है, कोर्ट पूछेगा कि we want to go for arbitration, mediation, conciliation, तो मैं थोड़ा सा मुझे arbitration के लिए जाना है। कई बार अभी आप अभी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आप काम करोगे, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में क्या होता है, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं या स्पोर्ट्स के आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर ही लिखा होता है कि द डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व्ड बाय एडीआर। हम कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड द कंपनी जो स्पॉन्सर है, दोनों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है कि कोर्ट नहीं जाएंगे, वी विल गो फॉर एडीआर एंड मोर ऑफन देन नॉट इट इज आर्बिट्रेशन। अभी आर्बिट्रेशन की क्यों, तो मैं जब आपको आर्बिट्रेशन समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आर्बिट्रेशन के लिए क्यों वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं। टाइप्स, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट एंड लोक अदालत। तो लोक अदालत ज्यादातर इंपॉर्टेंट तो ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है, these are the 3 टाइप्स। उसके बाद इनके अंदर कोई एग्रीमेंट होती है तो आप जुडिशियली जाके सेटल कर सकते हो। फाइनली इट इज लोक अदालत। लोक अदालत का ये टेम्पररी कोर्ट्स होते हैं जो कपल ऑफ मंथ्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जो साल भर के सारे जो पेटी केसेस होते हैं, छोटे मोटे केसेस की, भाई कार इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल क्लेम्स, मेडिकल इंश्योरेंस, या मुझे मेरा रेंट नहीं मिला, या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, या प्रॉपर्टी, जो छोटे मोटे केसेस होते हैं जो इतना जिसके लिए कोई क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, वो लोक अदालत में जाता है। आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा जहाँ पे आपको डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज आ गया आपके मोबाइल में कि आप बिना हेलमेट पकड़े गए हैं और आपको 200 रुपये फाइन भरनी है, और आप भरते ही नहीं हो, क्योंकि कई बार हम नहीं भरते, वी डोंट पे दैट मनी। व्हेन विल वी पे? जब हमारी बाइक नेक्स्ट टाइम पकड़ी जाएगी, तो जो वो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, वो अपने सॉफ्टवेयर में आपके गाड़ी का नंबर डालता है, और अगर कोई चालान है तो सारे चालान दिख जाएंगे, और फिर वो बोलेगा कि पिछले 200 रुपये और अभी के 400 रुपये मिला के आपको 600 रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने बोला था सीपीसी में ऑर्डर 10 रूल 1A टू रूल 1C दे आर टॉकिंग अबाउट एडीआर, कि जहाँ पे आप कोर्ट के बाहर जाके ऑप्शन देता है कोर्ट आपको कि आप बाहर जाके डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हो। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड अंडर सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल प्रोसीजर वो प्रोसीजर होता है जो सिविल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स इस्तेमाल करती है, और क्रिमिनल प्रोसीजर तो वो कोड होता है, वो प्रोसीजर होता है जो क्रिमिनल केस को सॉल्व, क्योंकि कोई प्रोसीजर होना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड मलिबाग कमेटी, इन दोनों ने एडीआर को काफी सपोर्ट किया और रिकमेंड किया है, जिसके बेसिस पे आज हमारे देश में एडीआर सिस्टम्स हैं। Malibaug committee recommended to make it obligatory for the court to refer the dispute after issues are framed for settlement, either by arbitration, conciliation, mediation or judicial settlement through local अदालत। Malibaug ने तो बोल दिया कि हर कोई भी सिविल डिस्प्यूट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, ये मैंडेटरी कर दीजिए कि दिस आप पार्टीज ने अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म की तरफ जाना ही चाहिए। तो मैंने आपको बोला, देखिए आप फोर्स नहीं कर सकते थे किसी के ऊपर, किसी ने बोला मुझे नहीं जाना, मुझे कोर्ट ही जाना है, तो आप फोर्स नहीं कर सकते। इट इज ओनली व्हेन द पार्टीज विल टू गेट देयर डिस्प्यूट सेटल्ड थ्रू एनी ऑफ द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यू कैन गो टू फाइनल। तो अगर आप आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत के थ्रू भी अगर आपका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू कम टू अ सॉल्यूशन, देन यू कैन कम बैक टू द कोर्ट। फिर आप कोर्ट में वापस आ जाइए। सेक्शन
कंसिलिएशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट एंड ओवर। देखिए आर्बिट्रेशन जो है, जो आर्बिट्रेटर होता है वो किसी भी जज की तरह जजमेंट पास करता है, लेकिन आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन पास किया जाता है, जजमेंट पास किया जाता है, उसको कहा जाता है अवॉर्ड। क्या कहते हैं? अवॉर्ड। लेकिन बाकी की जो सिस्टम्स है, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये लोग कोई जजमेंट पास नहीं करते, दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट करवा लेते हैं और साइन करवा लेते हैं, दैट्स इट। वो डिसीजन नहीं देते, डिसीजन कौन देता है? आर्बिट्रेटर। एंड दैट इज व्हाई स्पोर्ट्स में, आपके फील्ड में आर्बिट्रेशन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर होता है उसका डिसीजन फाइनल होता है, जिसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर। और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही अभी आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है दैट इज आल्सो विद द परमिशन ऑफ द पार्टीज देमसेल्व्स, कि आपने ही उस इंसान को चुना है, दोनों पार्टीज ने। सो आइदर इट इज वन आर्बिट्रेटर और 3 आर्बिट्रेटर्स, ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर देयर। क्यों? बिकॉज़ 3 आर्बिट्रेटर होंगे या 1 होगा तो डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी विल बी फॉलोड। 5 आर्बिट्रेटर, 3 बोल रहे कि स्पोर्ट्स पर्सन सही है, 2 बोल रहे कंपनी सही है, तो कौन जीता? स्पोर्ट्स पर्सन। So there has to be odd number of arbitrators. इनका अपॉइंटमेंट पार्टीज ही करती है, ताकि मैं तो क्या होगा, विश्वास नहीं होगा कि ये बंदा कौन है, तो आप ही अपॉइंट कीजिए आर्बिट्रेटर। ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज टू बी अ क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर, क्योंकि उसका भी कोर्स होता है अलग से, जो लॉ फील्ड के लोग करते हैं। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 89, if the matter is referred to arbitration, उसके ऊपर arbitration and conciliation act 1996 will govern the case। तो उसके लिए अलग से कायदा है arbitration and conciliation act, जिसके अंदर एक आर्बिट्रेटर और एक कॉन्सिलिएटर के पावर्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद ऑर्डर 10 रूल 1A, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ एरिया। ऑर्डर 10 1B, appearance before the conciliatory forum authority, और फाइनल जो रूल 1C है, appearance before the court consequent in the failure of efforts of conciliation। देखिए आर्बिट्रेशन में फेलियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्बिट्रेटर जजमेंट के अवार्ड पास करेगा जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन कंसिलिएशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू अदालत, इसमें अगर आप खुश नहीं हैं then you can go back to court under रूल 1C, क्योंकि यहाँ पे ये लोग कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे, दे आर न्यूट्रल पीपल। डिवोर्स केसेस में ज्यादातर अगर आप देखेंगे, डिवोर्स केसेस में मीडिएशन होता है। उसमें क्या होता है, पति को बुलाएंगे उससे बात करेंगे, वाइफ को बुलाएंगे उससे बात करेंगे इंडिविजुअली, फिर दोनों को साथ में बिठाते हैं, उनकी फैमिलीज को बुलाते हैं। कौन बुलाता है? मीडिएटर। और ज्यादातर अगर हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम देखोगे तो जो मीडिएटर होता है या कोई भी शादी को बचाने की कोशिश की जाती है, तोड़ने के लिए नहीं। अनलेस इट इज क्लियर कि ये दोनों एक साथ रहना ही नहीं चाहते, तो फिर डिवोर्स केस का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो मीडिएटर होता है ना, ये मीडिएटर दोनों से होता क्या है, मियां बीवी बात कर रहे, झगड़ा चालू हो जाता है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। और कई बार मियां बीवी के झगड़ों में थर्ड पर्सन कोई लेके झगड़ा होता है, मेरे पिताजी को ये कहा, मेरी माँ को वो कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे ये कहा। एक्चुअली दोनों के बीच में तो रिलेटिव्स की वजह से ज्यादा झगड़े होते हैं मियां बीवी के अंदर। तो जो मीडिएटर होता है ना, 1 मिनट स्टॉप, डोंट फाइट। टॉपिक क्या है, तुम दोनों में क्या प्रॉब्लम? अगर थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, थर्ड पर्सन इज नॉट पार्ट ऑफ योर फैमिली, योर मैरिज, आप दोनों में क्या प्रॉब्लम? तो मीडिएटर क्या करता है, झगड़ा किसी और डायरेक्शन में चला जाता है तो फिर इससे उसको वहीं पे लेके आते हैं, एक बेटा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी? पिछली बार बच्चा तुम्हारे पास छोड़ के गई थी, तुम ऑफिस चले गए, तुमने ध्यान नहीं दिया। 1 मिनट, बच्चे को बुलाओ, बच्चा कितना बड़ा है, बच्चे की एज क्या है, बच्चा किसके साथ रहना चाहता है, मम्मी के साथ रहना चाहता है, पापा के साथ रहना चाहता है। तो मीडिएटर क्या करेगा, झगड़ा किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है उसको वापस, now that can happen in industrial disputes, property dispute, दो भाई झगड़ रहे, दो बहनें झगड़ रही हैं, तो मीडिएटर कॉन्सेंट बोलता है स्टॉप, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, कम बैक। ये उनका बेसिक काम होता है। तो कई बार सेटलमेंट नहीं होती तो फिर आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन की बात करते हैं। इट इज अ टेक्निक फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट्स
where the parties to a dispute referring to one or more persons, arbitrators, जिनको arbitrators कहा जाता है, by whose decisions they agree to be bound. आर्बिट्रेशन को जाने से पहले दोनों पार्टीज को पता होता है कि जो भी आर्बिट्रेटर अवार्ड देगा वो अवार्ड आपको मानना ही पड़ेगा। फिर आप नहीं बोल सकते कि मुझे कोर्ट में जाना है। तो once you have opted for arbitration, then you will have to abide by the decision, by the award given by the arbitrator. आप फिर बाद में कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि कई सारे बच्चे एग्जामिनेशन में ये गलती करते हैं, उनको आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन का बेसिक फर्क नहीं पता होता है। आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन दिया जाता है वो फाइनल होता है और दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ही आर्बिट्रेशन ऑप्ट कर रहे हैं और अपने हिसाब से ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अभी आप ये नहीं बोल सकते नहीं बैंडोर की साग्रेप्स अब रोना धोना नहीं करना, जो भी एक्सेप्टेड डिसीजन है वो सुनना पड़ेगा। इट इज अ रेजोल्यूशन टेक्निक in which a third party reviews the evidence in the case and imposes a decision that is legally binding for both sides and enforceable. Third party मतलब arbitrator. Arbitrator evidence देखेगा, दोनों पार्टीज अपने एविडेंस देंगे और उस एविडेंस के बेसिस पे वो एक डिसीजन पास करेगा, जिस डिसीजन को अवार्ड कहा जाता है and it is legally binding and enforceable in the court. मतलब आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया कि this party will give 10 lakh rupees to the other party within next 1 month. एक महीने के अंदर इस पार्टी ने दूसरे पार्टी को 10 लाख रुपए देने हैं और अगर उस पार्टी ने नहीं दिया तो ऊपर से एडिशनल फाइन भी लग सकती है। आर्बिट्रेटर आपसे वो डिसीजन इंप्लीमेंट करवा के लेंगे, वरना आपको फाइन और भरनी पड़ेगी, आपको जेल तक हो सकती है। There are limited rights of review and appeal of arbitration awards. जी रिव्यू करवा सकते हो, अपील करवा सकते हो, लेकिन लिमिट्स हैं, उसके लिए भी सर्टेन लिमिट्स हैं। हर बार आप रिव्यू नहीं कर सकते, हर बार आप अपील नहीं कर सकते। Again, the proceedings of arbitration is not as same as judicial proceedings and mediation. मैंने बोला आपको CPC, Indian Evidence Act, Limitation Act, ये डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। It can be voluntary or mandatory. Mandatory arbitration can only come from statute or from a contract that is voluntarily entered into. मैंने आपको बोला, अभी आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के मिलकर बोला था कि आर्बिट्रेशन अगर तो कुछ डिस्प्यूट होती है तो आर्बिट्रेशन थ्रू हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करें। सो इट इज मैंडेटरी। दोनों में झगड़ा हो गया है, मैं आपको व्हेन आई टीच यू अदर चैप्टर्स, युवराज सिंह, जहीर खान, इनके जो पहले स्पॉन्सर्स थे इनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट को लेकर झगड़ा हो गया कि बिकॉज आफ्टर ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के थे युवराज सिंह और जहीर खान के, और दोनों बहुत बड़े क्रिकेटर्स बन गए, दोनों इंडियन टीम के परमानेंट प्लेयर्स बन गए, तो ऑब्वियसली उनका स्टेक बढ़ गया। तो जो ऑब्वियसली बोथ द प्लेयर्स विल स्टार्ट टू एक्सपेक्ट मोर स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम बिगर कंपनीज। तो अभी उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज क्या था कि अगर आप किसी दूसरे स्पॉन्सर के पास किसी दूसरे कंपनी के साथ अपने आप को अटैच करने जाओगे तो हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, हमसे पूछना पड़ेगा, हम we will have the first choice if you don't want to continue with the contract, आपने हमसे पूछना चाहिए, और अगर हमने नहीं बोला you will have to stay contracted with us। अब ये जोर जबरदस्ती हो गई, आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने खत्म कर दिया, युवराज सिंह और जहीर खान दोनों ने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, उसका टेन्योर खत्म हो गया, तो वो बोले हमको अभी कंटिन्यू नहीं करना है, we want to go to another company जिसके पास हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ये कंपनी ने बोला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, हम जब तक आपको छोड़ेंगे नहीं तब तक आप जा नहीं सकते, बिकॉज वी इन्वेस्टेड इन यू व्हेन नोबडी ट्रस्टेड यू। कि नहीं थे वो प्लेयर्स, किसी को नहीं पता कि प्लेयर आगे जाके कितना खेलेगा, यू नो दैट सर्टेन प्लेयर करुण नायक ने ट्रिपल सेंचुरी मारी, बाद में गायब हो गया, तो जिसकी उसी कंपनी ने उसको स्पॉन्सर दिया वो उसका तो लॉस हो गया, ये प्लेयर आगे कुछ कर नहीं पाया। लेकिन कोर्ट ने जहीर खान और युवराज सिंह के फेवर में डिसीजन दिया, कोर्ट ने कहा कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को बांध के नहीं रख सकते, और आपके दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल के जो टेन्योर है वो खत्म हो चुके हैं। तो ये आपका जो क्लॉज है फर्स्ट चॉइस
मैंडेटरीली भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर लिखा होगा आर्बिट्रेशन, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आर्बिट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा और उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या यू कैन गो वॉलंटरली, दोनों पार्टीज अगर एक्सेप्ट करती है कि कोर्ट में ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेट्स गो टू आर्बिट्रेटर, तो वॉलंटरली भी आप कर सकते हो, इवन तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है। तो इट इज फास्टर देन नॉर्मल कोर्ट लिटिगेशन, इट इज चीपर, मोर फ्लेक्सिबल। प्रोसीडिंग्स जो होती है उसमें जो अवार्ड दिया जाता है उनको पब्लिक नहीं किया जाता, दे आर नॉट मेड पब्लिक, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होती हैं, जिनके डिस्प्यूट्स को मीडिया में नहीं उछालते। आपने कभी सुना है किसी फुटबॉलर, क्रिकेटर या किसी का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कमर्शियल डिस्प्यूट चल रहा है उसके स्पॉन्सर के साथ या उसके किसी कंपनी के साथ जो उसको ब्रांड इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है? नो, बट ऐसा थोड़ी ना कि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, बट दोस डिसीजंस एंड दोस डिस्प्यूट्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल। वरना आप तो जानते ही हैं, मीडिया वालों को तो कुछ चस्का लग गया तो मीडिया वाले उस चीज का बात का पतंगर बना देते हैं, करेक्ट, कि भाई इनका इसके साथ झगड़ा हो गया, इसका उसके साथ झगड़ा हो गया, दे आर फाइटिंग। अभी nobody knows that how many stakes does Mahendra Singh Dhoni or Sachin Tendulkar has in their IPL teams. ओनर्स की प्रैक्टिकली उनका पैसा है उसके ऊपर, सो हमें पता है नहीं पता, और कल उसके ऊपर अगर कोई झगड़ा भी होता है वो भी बाहर नहीं आता है, वो अपना अपना सेटल कर देते हैं। सडनली रविंद्र जडेजा जब चेन्नई सुपर किंग, क्यों, क्या हो गया? ये पैसे को लेके बैठा होता है, ये बाकी कुछ नहीं है, बाकी प्लेयर तो प्लेयर होता है। इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम व्हिच मेक्स द डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम्स, और वो जब नहीं होता है व्हेन यू आर नॉट हैप्पी यू गो टू एनी अदर टीम जो को पैसा दे रही है। सेम थिंग हैपेंस टू अभी पीवी सिंधु का जो मैनेजर था उसने सभी कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दी थी, हाउ कैन यू यूज हर नेम एंड डू योर मोमेंट मार्केटिंग, सभी कांग्रेचुलेशन कर करके विक्स लगा, अमूल का दूध पियो और उसका नाम लिख दिया कांग्रेचुलेशन। तो आप क्या कर रहे हो? पीवी सिंधु का नाम का इस्तेमाल करके आप मार्केटिंग कर रहे हो। पीवी सिंधु को आपने एक कोटी करोड़ नहीं दी, ना ही उसको कोई स्पॉन्सरशिप दी, ना ही आपने उसको कोई इक्विपमेंट दिया, ना ही आपने किसी भी तरीके से उसे सपोर्ट किया। समझ में आ रहा है? तो ये फाइल करके सभी को मैदान से हटाने पड़ते हैं। In arbitral proceedings, the language may be chosen. कौन सी भाषा? इंग्लिश, हिंदी, तो नॉर्मली इंग्लिश में होता है। इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगर आप देखें तो इंग्लिश और हिंदी में ही सब रिकॉर्ड्स होते हैं, और अगर लोकल लेवल पे आपके कोर्ट में, जैसे महाराष्ट्र में अगर जो पुणे कोर्ट, मुंबई कोर्ट में जो डिस्कशन होते हैं वो मराठी में होते हैं। अगर तमिलनाडु जाओगे तो तमिल में, और केरला जाओगे तो मलयालम में, ऊपर तो सब हिंदी है, यूपी, बिहार, गुजरात में गुजराती। तो लोकल लैंग्वेज लोकल कोर्ट्स में इस्तेमाल की, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंग्लिश जरूरी है। ओके, ये मैंडेटरी है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, लेकिन आर्बिट्रेशन की भाषा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यूज्ड इंग्लिश। हाँ, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो कि जो प्लीडर है, मतलब जो एडवोकेट है, उसको इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी में बात करेगा, तो ट्रांसलेटर को आना पड़ेगा वहाँ पे, उसका आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। इंग्लिश आपको नहीं आती तो आपको, इट इज नॉट मैंडेटरी ऐसा बोला जाए तो। आप एक्सेप्शन है जहाँ पे आप कोर्ट से परमिशन लेके हिंदी में भी बोल सकते हो, हिंदी में भी बोल सकते हो। लेकिन कोई बोला मराठी में बोल रहा है, तमिल में बोल रहा है, कन्नड़ में बोल रहा है, तो जज को तो समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है। अभी मैं महाराष्ट्र में अगर कोई तमिलनाडु का कोई क्लाइंट है, सिंघम मूवी देखा पहला वाला सिंघम, उसमें वो लड़की को किडनैप करने वाले होते हैं, वो पकड़ के पुलिस वाले मारते हैं, बोलो दूधू करता होता है। ये दूधू क्या बोल रहा है? मतलब दूधू मतलब पैसा। अभी वहाँ पे अगर वो ट्रांसलेटर नहीं होता तो पुलिस वालों को समझ में ही नहीं आता कि ये बात क्या कर रहा है। सेम थिंग्स अप्लाई टू कोर्ट्स, कि तमिल में या कन्नड़ में बात कर रहे हैं, जज को समझ में तो इसमें ट्रांसलेटर लगेगा, ट्रांसलेटर का खर्चा होगा, वो खर्चा आपको भरना पड़ेगा पार्टी को, जिस किसी को इंग्लिश या हिंदी नहीं आती। इसीलिए साउथ इंडियन स्टेट्स को दे आर नॉट हैप्पी, इसलिए तो झगड़ा करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश हम नहीं बोलते। इंग्लिश ठीक है, हिंदी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश ना, इंग्लिश भी नहीं, हिंदी भी
arbitrators with appropriate degree of expertise can be appointed as one cannot choose judge in litigations. आर्बिट्रेशन में मैंने आपको बोला आर्बिट्रेटर को चूज कर सकते हो, आप कोर्ट में जज साहब को चूज कर सकते हो क्या? कैन यू चूज द जज? नो, आपको उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा जिस कोर्ट के पास आपके केस का जुरिस्डिक्शन है। आर्बिट्रेटर में आप अपना खुद का आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो जिसको आपके डिस्प्यूट रिलेटेड नॉलेज है। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो आर्बिट्रेटर शुड हैव सम एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इजंट इट? उसी को आप अपॉइंट करोगे, ठीक है? इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? इट मे बी सब्जेक्ट टू प्रेशर्स फ्रॉम द पावरफुल पार्टीज। देखिए, जो दो पार्टीज हैं, इसमें बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी बहुत पावरफुल है, दे माइट इन्फ्लुएंस द आर्बिट्रेटर। इन्फ्लुएंस हो सकता है, करप्शन हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है जिसके अंदर, और बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर, गड़बड़ हो सकती है। तो पावरफुल पार्टीज प्रेशराइज करती हैं। If the arbitration is mandatory and binding, the parties waive their rights to access the courts. जी हाँ, एक बार मैंने आपको बोला, एक बार आपने arbitration को accept कर लिया तो you cannot go to court, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। In some arbitration agreements, the parties are required to pay for the arbitrators, which add an additional cost, especially in small consumer disputes. Arbitrator का जो खर्चा है, वो parties को ही उठाना पड़ता है। आर्बिट्रेटर की फीस होती है, वो फीस पार्टीज को देनी पड़ती है, जिससे थोड़ा सा कॉस्ट एडिशनल बढ़ जाता है, क्योंकि कोर्ट में जज को आपको फीस देनी नहीं पड़ती, आपको कोर्ट को फीस भरनी पड़ती है, जज को नहीं। अगर अपील करने के चांसेस बहुत कम है, जो भी अगर थोड़ा बहुत डिसीजन गलत हो गया तो आपको उसको ओवरटर्न करने, चेंज करने में काफी मेहनत लग सकती है। डिसीजन काफी स्पीड, प्रोसेस काफी स्पीड होता है, बट देयर आर मल्टीपल आर्बिट्रेटर्स। इससे शेड्यूल्स में प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपके आर्बिट्रेशन में 3 या 5 जजेस हैं, तो सॉरी आर्बिट्रेटर्स हैं, तो सभी को प्रेजेंट होने चाहिए ना, तो सभी को प्रेजेंट रहना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि ये आर्बिट्रेटर वहां चला गया, ये आर्बिट्रेटर यहाँ आ गया, तो इससे क्या होता है कई बार डिले हो सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि सर फास्ट पीरियड है, फास्टर है, आसान है, कम खर्चा है, लेकिन डिसएडवांटेज में देखा कि किसी भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होती, कोई भी सिस्टम में कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं। उसके बाद आर्बिट्रेशन अवार्ड्स themselves are not directly enforceable, but parties seeking to enforce arbitration award must resort to judicial remedies. आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया, अवार्ड पास करने के बाद उसको एनफोर्स करने के लिए आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है, जहाँ पे कोर्ट उस अवार्ड को एनफोर्स करता है फाइनली। ओके, कॉन्सिलिएशन, ये सेकंड टाइप है। कॉन्सिलिएशन में, कॉन्सिलिएशन इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है? The parties to a dispute use a conciliator who meets with the parties separately in order to resolve their differences. कि अगर आप लोगों के बीच में झगड़ा है तो आपसे अलग मिलेगा, आपसे अलग मिलेगा, अलग-अलग लोगों को मिलेगा। Reduce by lowering tensions, क्योंकि क्या होता है दोनों पार्टी साथ में रहेंगे तो झगड़ा बहुत होगा, तो अलग-अलग मिलकर बातचीत करते हैं। Improve communications, interpret issues, technical assistance provide करते हैं, potential solutions बताते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और एक negotiated settlement लाने की कोशिश करते हैं। तो here you are talking about settlement, मांडवली। यहाँ पर मांडवली का आर्बिट्रेशन में डिसीजन आता है, आर्बिट्रेशन में अवार्ड आता है, बट इस सिचुएशन में यहाँ पे सेटलमेंट आनी है, और अगर सेटलमेंट नहीं हुई तो आपको फाइनली टू गो बैक टू द कोर्ट। कोर्ट में जाने के पास आपके पास ऑप्शन है, आर्बिट्रेशन में आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू कांट गो बैक टू द कोर्ट। Conciliation is a voluntary proceeding, आप वॉलंटरी, इसमें मैंडेटरी होता ही नहीं है, इट्स कंप्लीटली वॉलंटरी, पार्टीज की इच्छा है। When the parties involved are free to agree and attempt to resolve their disputes by conciliation. Process is flexible, अपना टाइम, स्ट्रक्चर, कंटेंट जो भी है पार्टीज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये प्राइवेट में होती हैं, या अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स सभी के आगे होती है, बट आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग्स प्राइवेट में होती है। They are interest based, as the conciliator will, when proposing for a settlement, not only take into account the parties' legal positions but also their commercial
कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड पर्सनल इंटरेस्ट। तो कॉन्सिलिएटर क्या करता है, बेसिकली मैनुअली बादशाह मैनुअली करने की कोशिश कर रहा है, दोनों पार्टीज की बातें सुन के एक मिडिल पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे दोनों पार्टीज अगर मान लेती है तो उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाती है। दिस इज डन। कॉन्सिलिएटर डज नॉट डिसाइड फॉर द पार्टीज। यहाँ पे कॉन्सिलिएटर डिसीजन नहीं लेता, वो सिर्फ पोटेंशियल सॉल्यूशंस बताता है। दैट्स इट। Strive to support them in generating options in order to find a solution that is compatible to both the parties. The process is risk-free, not binding on the parties. If they arrive at an agreement, they sign. If they don't arrive at an agreement, they can go back to the court. Once the solution is reached between the disputing parties before the conciliator, the agreement had the effect of an arbitration award and is legally tenable. देखिए, एक बार agreement हो गई है, एक बार आपने एग्रीमेंट साइन कर दी, then you cannot go back again. अभी हो गया, सेटलमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गई, आपने साइन भी कर दिया, now again you are saying नहीं, अभी acceptable, ऐसा नहीं हो सकता. Once you have signed the agreement, it's full and final. तो मैंने बोला कौन से डिस्प्यूट कॉन्सिलिएशन किया जा सकता है, कमर्शियल, फाइनेंशियल, फैमिली, रियल एस्टेट, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कि मुझे नौकरी से निकाल दिया या मेरी प्रमोशन नहीं हुई. अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट आपको पता है, FTI, जहाँ से राजपाल यादव या अपना क्या नाम उसे हीरो का, हिट मूवी का हीरो कौन है, राजकुमार राव, ये सारे एक्टर्स फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से आए हैं. लॉ कॉलेज रोड जो है कोथरूड में, बस स्टॉप के पास, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है. तो वहाँ पे एक एम्प्लॉई है जो साउथ इंडिया को बिलोंग करता है, एंड वो फुल टाइम, मतलब इस फिक्स फुल टाइम एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है. उसके खिलाफ काफी कंप्लेंट्स हुए that he doesn't work, he takes a holiday whenever there is a submission of the work. कि मिनिस्ट्री ने बोला कि अगले 2 दिनों में आपको ये फाइल सबमिट करनी है, बंदा बीमार पड़ जाता है. एक बार नहीं हुआ, हर बार हो रहा है. तो अगेन उसमें ही वांट, और वो उसकी जो रैंक है उस इंस्टीट्यूट में वो है लोअर डिविजनल क्लर्क, LDC, मतलब टायर 3 टायर 4 का एम्प्लॉई है. अब इस बंदे का सपना है एडमिनिस्ट्रेटर बनना, मतलब उस पूरे इंस्टीट्यूट का हेड बनना, एडमिनिस्ट्रेशन का. अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अगर यू आर टेलिंग मी दैट यू वांट टू बी रिक्रूटेड एज अ पुलिस कांस्टेबल बट यू वांट टू रिटायर एज अ डीजी ऑफ पुलिस, इतने प्रमोशन नहीं होते ना. वो ज्यादा से ज्यादा क्या पुलिस इंस्पेक्टर बन सकता है, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब पूरे स्टेट का हेड नहीं पॉसिबल. तो ये बंदे के एस्पिरेशंस काफी बड़े हैं. तो इसने एप्लीकेशन फाइल की थी, मुझे डेपुटेशन के लिए भेजे, हायर रैंक के लिए, ट्रेनिंग के लिए. तो उसके सर्टेन रूल्स हैं. क्या रूल्स था कि मिनिमम यू रिक्वायर 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, ये उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट था गवर्नमेंट जॉब में. अब इसका क्या कहना है कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में 5 साल काम किए और गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैंने इतना काम किया है, तो मिलके 10 साल हो गए. रूल क्या है, 10 इयर्स इन गवर्नमेंट सर्विस. ऊपर से ये बोला मेरे पास MBA भी है, आई हैव डन MBA. रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल, 10 साल गवर्नमेंट जॉब में चाहिए. तो वो रिजेक्ट हो गई वो फाइल. व्हाट डिड दैट पर्सन डू, दैट पर्सन, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ, उस पर्सन ने उस जिन ऑफिशियल्स ने उसका लेटर रिजेक्ट कर दिया, उनके खिलाफ उसने डायरेक्ट मिनिस्ट्री को कंप्लेंट कर दी that I am a non-Maharashtrian, I am a non-Maharashtrian person, इसलिए मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुझे भेजा नहीं जा रहा है. These people have उनके खिलाफ एलिगेशंस किए कि they are illegally appointed here, they are on contract basis पे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी ये लोग काम कर रहे हैं. अरे कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गया तो आपको सैलरी आने वाली नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ होगा ना. What did that person do? अभी आप जहाँ से मेल करते हो उसको ट्रैक डाउन कर सकते हो. तो उसने मेल कहाँ से करा, एक साइबर कैफे से किया, नेट कैफे से. वो ट्रैक डाउन कर लिया, पता चल गया कि किसने ये एलिगेशंस किए थे. तो इन्होंने अभी आपने डायरेक्टली अपने बॉसेस के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, तो बॉसेस ने उसका सारा रिकॉर्ड भेज दिया. ये छुट्टियां कितने लेता है, काम करते समय ऑफिस में ज्यादातर होता नहीं, आधा टाइम छुट्टी, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी है, आपको वो कोई निकाल नहीं सकता. तो ऐसे डिस्प्यूट्स
अभी बात खत्म, अभी सिंपल मिनिस्ट्री से रिप्लाई आएगा कि दिस कंप्लेंट इज रिजेक्टेड, क्योंकि वो खुल्लस निकाल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्स, अभी इस चीज के लिए आप कोर्ट में जाओगे, नो दिस हैज टू बी डन थ्रू कॉन्सिलिएशन। अरे भाई तुम बड़ा क्या, हर चीज थोड़ी ना कोर्ट में लेके जाओगे, ये तो छोटा, बहुत छोटा मैटर है, बहुत छोटा। यहाँ पे मैंने देखा लोग 17 साल 20 साल जॉब करने के बाद उनको पहली प्रमोशन मिली है और असिस्टेंट प्रोफेसर बिकम्स एसोसिएट प्रोफेसर। कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछना है मुझे, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बंदा 17 साल 20 साल से काम कर रहा है, उसके बाद उसको एक प्रमोशन मिल रही है, इज गेटिंग वन प्रमोशन एंड इन दैट आल्सो इज हैप्पी। उसके बाद इंश्योरेंस, इंसॉल्वेंसी, सर्विस, पार्टनरशिप्स, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट लायबिलिटी, बहुत सारे, बट नथिंग रिलेटेड टू क्राइम। क्राइम रिलेटेड आप इसके अंदर लेबर डिस्प्यूट्स, सर्विस मैटर्स। तो इसके अंदर आपको क्या फायदा है, इसमें स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की भी केस आते हैं, क्योंकि लेबर में आ जाएगा, सर्विस मैटर्स में आ जाएगा, एंटी ट्रस्ट मैटर्स में आ जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस हो गई थी मैगी को लेके, मैगी को लेके केस हो गई थी कि मैगी के अंदर कार्सिनोजेनिक कंटेंट है जिससे आपको कैंसर हो सकता है, करेक्ट? तो अमिताभ बच्चन लायबल है क्या उसके लिए? अमिताभ बच्चन लायबल नहीं है। अगर मैगी कोई मेडिसिन होती है जिससे कोई लोग मर जाते हैं और अमिताभ बच्चन उसके ऐड कर रहा है, there is no responsibility of Amitabh Bachchan with respect to that product. अच्छा, तो आप बोल रहे हो मॉरली लायबल है, लीगली लायबल नहीं है। लीगली सर अगर वो मेडिसिन ऑलरेडी टेस्टेड और वो सब क्या ही और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट इट इज हैपन unconsciously, like the reaction and all those things come after the test of the medicine, then it is not legal. But like if it is proved like it is medicine dangerous and he is ignoring that and he is also going to advertise that he is also doing. तो ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि ट्रस्ट, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर राहुल द्रविड़ बोलता है कि मैं ये इंश्योरेंस लेता हूँ, ये कंपनी अच्छी है, तो आप राहुल द्रविड़ उसकी ऐड कर रहा है तो आप वो इंश्योरेंस ले लो, इट हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन योर बिहेवियर। अगर अपना विराट कोहली बोलता है कि मैं ये चिप्स खाता हूँ बिकॉज ये फ्राइड नहीं है, दिस आर बेक्ड, इसमें ऑयल नहीं होता है, ये थोड़े फैटलेस होते हैं, या इसमें शुगर नहीं होता है, तो यू ईट दैट बिकॉज विराट कोहली इज ईटिंग दैट। डाइट कोक में 0 कैलोरीज होते हैं तो आप डाइट कोक पी रहे हो। कहने का मतलब ये है कि यू रिलाई, यू ट्रस्ट these celebrities, स्पोर्ट्स पर्सन या सेलिब्रिटी। तो पहले जैसे आप लोगों ने बताया कि सर मॉरली लायबल है लेकिन लीगली लायबल नहीं है, लेकिन अभी से उसके बाद ये इतना सब कांड जो हो गया, एवरी सेलिब्रिटी इज रिस्पांसिबल, द लीगल टीम ऑफ दैट सेलिब्रिटी हैज टू चेक द प्रोडक्ट देमसेल्व्स। अभी क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में तो पेस्टिसाइड है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे पानी में ही पेस्टिसाइड्स हैं। इतना हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर दिया है कि हमारे पानी के अंदर जो हम नॉर्मली पानी पीते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं और वही कोल्ड ड्रिंक हम पी जा रहे हैं, सबको पता है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। बीच में हो गया था कांड, तो फिर आमिर खान को उन्होंने स्पॉन्सर किया। आमिर खान को बोला कि तुम हमारे कंपनी में और ऐसा एक ऐड बनाते हैं, ये आमिर खान गोज टू द कंपनी, सीज हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड and he drinks the cold drink himself, then लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। मैगी में आप नया मैगी, न्यू मैगी, नया मैगी, इसके अंदर ये कंटेंट नहीं, लोग खाना खाना चालू कर देते हैं। लॉट ऑफ पीपल लाइक मैगी, 2 मिनट में पक जाती है, खा लो काम खत्म। सो ये सारे इश्यूज आप मीडिएशन के थ्रू भी कर, कॉन्सिलिएशन के थ्रू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। अगर आप प्रोसीडिंग्स से, अभी ये प्रोसीडिंग्स कैसे होती है? आइदर पार्टी विल डिस्प्यूट कैन कम एज द कॉन्सिलिएशन प्रोसेस, दोनों पार्टी में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है कि कॉन्सिलिएशन के थ्रू हम ये मैटर सॉल्व करते हैं। व्हेन वन पार्टी इन्वाइट्स द अदर पार्टी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट थ्रू कॉन्सिलिएशन, द कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स आर सेड टू हैव बीन इनिशिएटेड। अब आ जाइए, कॉन्सिलिएशन कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चर्चा चालू हो जाती है।
जब दूसरे पार्टी ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, प्रोसीडिंग स्टार्ट्स। इफ द अदर पार्टी रिजेक्ट्स, हमें कॉन्सिलिएशन नहीं करवाना है, हमें कोर्ट ही जाना है, तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती। जनरली एक ही कॉन्सिलेटर को अपॉइंट किया जाता है डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, बट अगर म्यूचुअली दोनों पार्टीज कंसेंट करती हैं कि भाई किसको अपॉइंट करना है, एक या तीन लोगों को, देन आप एक से ज्यादा भी कॉन्सिलेटर को अपॉइंट कर सकते हो। If the parties fail to arrive at a mutual agreement, they can enlist the support of any international or national institution for the appointment of a conciliator. There is no bar to the appointment of 2 or more conciliators. In conciliation proceedings with 3 conciliators, each party appoints 1 conciliator. The third is appointed by the parties by mutual consent. Common है 3 conciliators हैं, तो एक पार्टी करता है, दूसरा दूसरी पार्टी करता है, जो तीसरा होता है दोनों मिलकर म्यूचुअली उसको अपॉइंट करते हैं। Unlike arbitration, when the third conciliator is called the presiding arbitrator, तो तीसरा होता है उसको presiding arbitrator भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई presiding conciliator नहीं होता। अगर यहाँ पे भी CPC, Indian Evidence Act ये कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर एविडेंस। तो conciliator does not give any award or order, he only tries to bring about an acceptable agreement। ये बहुत बड़ा फर्क है आर्बिट्रेशन में और कॉन्सिलिएशन में, कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं दिया जाता, यहाँ पे सिर्फ एक एग्रीमेंट पे आने की कोशिश की जाती है। ओके, if the parties do not come to that particular agreement, they can go back to the court. If they do arrive at an agreement, that agreement is signed by both the parties along with the conciliator, then it is final, then it becomes binding on both the parties। ठीक है, if no consensus मैंने बोला तो proceedings has failed, they can go for arbitration, they can go back to the court। A conciliator is not expected to act after the conciliation proceedings are over as an arbitrator unless the parties express। कि conciliation fail हो गया तो आप arbitration को भी जा सकते हो, उसी conciliator को आप arbitrator करके भी अपॉइंट कर सकते हो, या किसी independent person को आप arbitrator अपॉइंट कर सकते हो। Conciliation proceedings are confidential। Rules of conciliation of most of the international institutions provide that the parties shall not rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial proceedings the views expressed or suggestions made for a possible settlement during the conciliation proceedings, admissions made by any party during the course of the proceedings, proposals made, the facts that any party had indicated willingness to accept a proposal for settlement made by the conciliator, and that the conciliator shall not be produced or presented as a witness in any such arbitral or judicial proceedings। याद रखना, आपका जब conciliation का प्रोसीजर फेल हो गया तो उसके अंदर आपने काफी चीजें उनके साथ डिस्कस की होगी, क्या पता उन चीजों के ऊपर आपने सेटल भी, आपने चीजें मान ली होंगी कॉन्सिलिएशन के समय, बट फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ। फाइनल एग्रीमेंट आपका हुआ ही नहीं, मतलब आप फाइनली आपका डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो फिर आप यू वेंट बैक टू आर्बिट्रेशन और यू वेंट बैक टू द कोर्ट। तो जो भी कॉन्सिलिएशन में जो चर्चा हुई है, कॉन्सिलिएशन में जो थोड़े बहुत सेटलमेंट्स हुए वो वहाँ पे आप चर्चा नहीं कर सकते। अरे आपने तो कॉन्सिलिएशन में तो सेटल कर दिया था इशू, नहीं, दैट हैज एब्सोल्युटली फेल्ड। तो जो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स में आप लोग जो चर्चा करते हो, आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, एविडेंसेस सबमिट करते हो, दोस थिंग कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन अ जुडिशियल और आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स। ये इंडिपेंडेंट है, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं वहाँ पे तो आपने मान लिया था, नहीं क्या प्रॉब्लम है, नो, फिर से आपको फ्रेश मानना पड़ेगा, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी जो एक्ट है 1996 का, दोनों को मिलके सेक्शन 65 थोड़ा सा लीगल कंटेंट है। Conciliator may request each party to submit to him a brief written statement describing the general nature of the dispute and the points at issue. He can ask for supplementary statements and documents। तो conciliator सभी से एक रिटर्न स्टेटमेंट लेगा कि भाई आप अपने आप को डिफेंड कीजिए, बेसिकली आपके खिलाफ ये एलिगेशंस किए गए हैं, यू हैव टू गिव अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर आप अपनी केस समझाने की कोशिश कर रहे हो। सेक्शन 67
कॉन्सुलेटर का रोल क्या है? He is independent, he is impartial, okay? He shall be guided by the principle of objectivity, fairness and justice. मतलब he cannot be impartial, he cannot be prejudiced, even though certain party might be very powerful. कोई एक specific party को powerful हो सकती है, but इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मान उसके नीचे ये हो जाए. उसके बाद वो सब कुछ उसका रिकॉर्ड रखेगा, दोनों पार्टीज के विशेष को एक्सप्रेस करेगा, and importantly he permits the consulate to make proposal for a settlement. The settlement के लिए सिर्फ proposal दे सकता है, decision नहीं दे सकता. 69 says that the consulate will invite parties to meeting, वो बुला सकता है parties को जब उसको बुलाना है. 70 में deals with disclosure by the consulate of information given to him by one party to the other party. वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं मिल रहा, दोनों को साथ में तो नहीं मिल रहे, तो वो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करता है. 71 deals with cooperation of parties with the consulate. 72 deals with suggestions being submitted to the consulate by each party for settlement. And 73, which is important, states that the consulate can formulate terms of a possible settlement if he feels there exist elements of a settlement. He is also entitled to reformulate the terms after receiving the observation of the parties. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है when it comes to ADR, arbitration, conciliation. इस सारे सेक्शंस में conciliation के सारे रूल्स बताए गए हैं, पावर्स बताए गए हैं कि कॉन्सिलेटर क्या क्या कर सकता है. ओके, एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के फायदे क्या हैं. तो यही फायदे हैं, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन और ये सारे पावर्स. ठीक है. मीडिएशन. मीडिएशन क्या होता है? अभी आपने कॉन्सिलेशन देखा, आर्बिट्रेशन देखा, अभी हम मीडिएशन देखते हैं. Voluntary and informal process of resolution. ये भी voluntary है, informal है, simple है, party centered है, structured negotiation है, party जैसे decide करेगी वो mediator को appoint करती है. Okay, to use specified communication negotiation techniques. It's a process where it is controlled by the parties themselves. सब कुछ party के हाथ में होता है. Mediation, conciliation. कोर्ट में party के हाथ में कुछ नहीं होता है. सब कुछ जज साहब के हाथ में होता है कोर्ट में. ठीक है. कोर्ट में पार्टी प्रोड्यूसर चलो सर कल मिलते हैं, कोर्ट बोलेगा पहले फाइन भरो. क्यों कल मिलना चाहते हो? क्योंकि सर मैं रेडी नहीं हूँ, मैंने केस स्टडी नहीं की है. ओके, पे 5000 रुपीज फाइन. मीडिएशन में ऐसा नहीं. मीडिएशन ऑफ सर आज नहीं कल मिलते हैं, आज हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बिजनेस है ये है वो है. ओके, मीडिएटर बोलेगा चलेगा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. मीडिएटर मेक्स नो डिसीजंस. अगेन जस्ट लाइक कॉन्सिलिएटर, मीडिएटर भी कोई डिसीजन नहीं लेता है. It does not impose any views. Only he wants a fair settlement. ठीक है. The session begins with each side describing the problem. Okay, what they want. On each side, respective positions are aired. The mediator then separates them into private rooms. तो एक बार दोनों पार्टी साथ में होती हैं, फिर उनको बुला जाता है, अलग-अलग रूम में चले जाइए. उसके बाद caucus meeting या caucus meeting भी कहा जाता है. उसके बाद आगे joint meeting होती है. मतलब जैसे मैंने कहा mediation डिवोर्स केसेस में होते हैं. मियाँ बीवी बैठे हैं, तो हस्बैंड को पूछिए क्या चाहते हो, वाइफ को पूछोगे क्या चाहते हो, बात हो गई. वाइफ को अलग रूम में भेजा जाएगा, हस्बैंड को अलग रूम में भेजा जाएगा. फिर से पूछा जाएगा, कुछ अलग बोल सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे आगे हुआ एक बार, एक लड़का था जिसका डिवोर्स केस चल रहा था कोर्ट में. तो वो लड़का जब अपने बीवी के आगे था, मतलब when the husband and wife are sitting alone, then he used to say कि I want to be with you. मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, मुझे तुम्हारे साथ संसार करना है. I want kids, I want a family. पर जैसे वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाता था, माँ बाप के पास चला जाता था, मैंने उसको मैं छोड़ दूंगा, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए. आदमी पागल है. ये मैंने अपनी आंखों के आगे देखा है. जब मीडिएटर वाज कंफ्यूज्ड, तू चाहता क्या है? बिकॉज तूने ही डिवोर्स कैसे इनिशिएट किए, मतलब उसकी माँ ने, मतलब सास ने. हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सास और बहू में. ये रिस्पेक्ट नहीं करती, ये गाली गलौज करती है. कौन को लड़की सास में तो करती होगी गाली गलौज. रिसेंटली कोर्ट का जजमेंट आया, पता है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? गर्ल कमिटेड सुसाइड और उसके माता पिता ने सास ससुर के ऊपर, सास और हस्बैंड के ऊपर केस
because of their insults and regular dishonor, उसने आत्महत्या की। वो हमेशा उसको ताने सास ताने देने के लिए तो पैदा हो गया सब लोग में, सास ताने देगी, हस्बैंड उसको बुरा भला कह रहा है, उसमें आके उसने सुसाइड कर ली। तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया होगा? आपको क्या लगता है व्हाट इज लीगल? मैं सुप्रीम कोर्ट ने काम करा तो बताता हूँ लीगल। क्या लगता है सास को और पति को पनिशमेंट देनी चाहिए? हाँ सुसाइड नोट लिख के अगर वो बोलते दे आर रिस्पांसिबल फॉर माय डेथ तो हाँ, पर यहाँ पे कोई सुसाइड नोट नहीं थी। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने मेरी एक्चुअली मैंने वो जजमेंट पढ़ा तो समवेयर तब मुझे समझ में आया कि भाई लॉ अपनी जगह पे और प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह पे। उन्होंने कहा कि इंडिया में सांस ताने देना नॉर्मल है। हाँ हर लड़की ने अगर सुसाइड कर ली तो क्या सास को फांसी दे दोगे? आजकल तो भैया किसी पे चिल्ला भी दिया तो लगता है मुझे, मैं मेरा बताता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट पे चिल्ला दिया तो स्टूडेंट बोलता है कि आपको नहीं पता मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, ये हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। मैं भी ऐसे ही हंसा था कि भाई आपकी उम्र क्या है? यू आर 20, 21 और किसी ने आपने चिल्ला दिया, भले आपकी गलती हो नहीं हो डजंट मैटर, आपके ऊपर जो इम्यूनिटी परमानेंट पोजीशन पे वो चिल्लाता है तो सुन के लेना पड़ता है, यही जिंदगी है भाई। तो आफ्टरवर्ड्स द स्टूडेंट केम टू मी दैट आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद एंजाइटी, डिप्रेशन। आपको नहीं पता अगला इंसान क्या सफर कर रहा है। मतलब 20 साल की उम्र में घंटा सफरिंग के बारे में मुझे पता है। मैं जब 20 साल का था तो क्या दिन भर कॉलेज करो, शाम को वर्कआउट करो, घर में जाके खाना खा के सो जाओ, ये मेरा रूटीन था यार। सेपरेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के बारे में मैं जानता भी नहीं था, अभी पता चला जब मैं आउटसाइड द कॉलेज आई अंडरस्टूड व्हाट इज लाइफ। हॉरिबल। तो जब लोग चिल्ला के जाते हैं तो सुन के लेना पड़ता है, ओके सॉरी सर, अपनी गलती कुछ भी नहीं है, फिर भी सॉरी सर ओके देख लेंगे। एक तो रिजाइन करके अपना बिजनेस करो, अपना चुपचाप बैठ के जो बोल रहा है उसकी बात सुनो, ये लॉजिक है, सबको पता है। But the expectation was that the other person should understand कि what the other person is suffering। क्यों भाई हमने ठेका ले रखा है क्या आपको समझ को लेने की कि आपको एंजाइटी स्ट्रेस है, आपको सुसाइडल टेंडेंसी आती है, किसको पता है? किसी को लेना देना नहीं। तो अगर बॉस ने चिल्ला दिया, उसने सुसाइड कमिट कर ली तो बॉस रिस्पांसिबल है क्या? नहीं। मेरा काम है भाई, वो काम नहीं करेगी तो मैं चिल्लाऊंगा, इफ यू मेक अ मिस्टेक आई विल पुश आउट। क्योंकि आपके माता पिता की तरह नहीं बच्चा संभालिए लो, बच्चा मैगी खा लो, दूध पी लो, कॉफी पी लो, वो लाख के निकल जाएगा बॉस। तो फिर सैलरी मांगते हो तो सर यू सी माय वर्क एंड अकॉर्डिंगली यू गिव मी माय सैलरी। सर मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, सारा काम करने में मेरे को एंजाइटी है, मेरे को स्ट्रेस है, मेरे को ये दर्द है, वो दर्द है। When they used to go to school, so like in school every grade learn, so we are like personally teacher तक अपनी पीटी लेकर गया। पर मानते हमारे समय में तो मानते थे टीचर्स हमको। वो मैं बेटा हूँ 10 तक बहुत। इसके बाद सीधे उसके बाद घर जाके ये बोल सकते हैं कि हमें टीचर ने मारा और मैं बोलती हूँ क्यों मारा, मतलब तूने बदमाशी की और ठगी नहीं मारा। सर आजकल बच्चों को चिल्ला भी नहीं वो कंप्लेंट कर देते हैं, आई वांट रिटन अपॉइंटमेंट। मैं ऐसे आसान नहीं, अगले जन्म देखते हैं ना, लेट्स सी जन्म में ऐसा नहीं हो सकता, अगले जन्म में मैं स्टूडेंट होगा तो तुम टीचर बन जाना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नॉर्मली बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग जब हम करते हैं पार्टीज को तो अलग बोलते हैं, और जब वो साथ में आते हैं तो अलग बोलते हैं। टीचर बच्चा पीछे हट गया तो टीचर को बेवकूफ बोलेगा, चार गाली देगा, लेकिन सर आ गया, हाँ सर कैसे हो, तो इसीलिए साथ में बुलाएंगे, फिर अलग कर देंगे, फिर साथ में बुलाएंगे। तो वो डिवोर्स केस में बहुत वो मीडिएटर पागल हो गया कि इस बंदे को क्या चाहिए फाइनलाइज करो, और हमने ये डिसमिस कर रहा हूँ, क्या चल रहा है टाइम पास, जाओ कोर्ट में
मियां बीवी खुद बोलते हैं कि म्यूचुअली हम डिवोर्स करने के लिए तैयार हैं, बच्चा 1 महीना उसके पास रहेगा, 1 महीना मेरे पास रहेगा, मेरे को इतनी एलिमेंट मिली तो हस्बैंड भी रेडी हो गए, कितने पैसे 5 लाख के लिए, भाई मेरा मेरा पीछा छोड़ दो, मान लिया दोनों पार्टी से बात करता हूँ। Dispute is quickly resolved with great stress, without great stress and expenditure. Relationship भी पहुंच जाती है, ऐसा बोल रहे हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगी तो शादी तो नहीं बचेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहती है। अभी जुडिशियल सेटलमेंट अंडर सेक्शन 89 सीपीसी मैंने आपको बताया कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत आप लोक अदालत जाके जुडिशरी अपना मैटर सेटल कर सकते हो। It means that in a judicial settlement the concerned judge tries to settle the dispute between the parties amicably. If at the instance of judiciary any amicable settlement is restored to and arrived at in the given case, then such settlement will be deemed to be decree within the decree का मतलब पता है आपको? You know what is a decree? Decree क्या होता है? सुना है इसके बारे में? जजमेंट और डिग्री में थोड़ा सा फर्क होता है। जजमेंट के पहले डिग्री पास होती है, डिग्री के अंदर दोनों पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज को बताया जाता है। दैट्स इट, आप जीत गए, आप हार गए, दैट्स इट, दैट इज अ डिग्री। जजमेंट क्या होता है? आप क्यों जीते, आप क्यों हारे। जजमेंट्स के अंदर उस डिसीजन के रीजंस, ग्राउंड्स बताए जाते हैं, और डिग्री के अंदर सिर्फ बताया जाता है कि आप जीत गए, आप हार गए, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो डिग्री आप पास कर दोगे कि एक सेटलमेंट हो गया है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, that will be passed like a degree. Section 21 of this particular act provides that every award of the लोक अदालत shall be deemed to be a degree of civil court. जो भी लोक अदालत ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर को एक जजमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। कौन पास कर रहा है? लोक अदालत। अंडर which law? Legal Services Authorities Act 1987. ठीक है। Guidelines, again, there are no written guidelines. अमेरिका में ethics requiring judicial settlement has been elaborated by Goldsmith and Woodford. इनके अमेरिका में क्या guidelines है वो देख लेते हैं। इंडिया में तो guidelines नहीं है लोक अदालत के लिए। Separation of functions, impartiality, confers management in a prompt, efficient and fair manner. Setting ground rules on issues such as confidentiality, disclosure, and ex parte communications, focusing the discussion. Guiding or influencing the settlement. तो ये certain rules हैं जो अमेरिका में judicial settlement करते समय follow किए जाते हैं। Sanctions और other penalties against settlement, conference participants. तो ये इतना important नहीं है, बस मैंने आपको information के लिए दे दिया। इंडिया में नहीं है कोई guidelines, अमेरिका में है। लोक अदालत जैसे मैंने बोला सेक्शन 89 सीपीसी में मेंशन किया गया है। इसके बारे में लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में लिखा गया है, और सेक्शन 19 जो है वो कहता है एवरी स्टेट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ये या तालुका लीगल सर्विस कमेटी लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो पुणे का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक अदालत को अपॉइंट कर सकता है। तो आप मुझे पूछोगे सर व्हाट इज द क्राइटेरिया कि लोक अदालत को कब अपॉइंट किया जाता है? व्हेनेवर जो पेटी केसेस होते हैं, मतलब छोटे मोटे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो वो लोक अदालत को अपॉइंट करके वो इश्यूज को सॉर्ट आउट कर देते हैं। एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज फॉर एरियाज विद कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ, उसके अंदर क्या होगा? सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, अदर पर्संस of the area as may be specified by the state authority, district authority, Supreme Court Legal Service Committee, High Court Legal Service Committee और तालुका Legal Service Committee, जो उनके हिसाब से लोक अदालत में अच्छा काम कर सकते हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। The experience and qualification of persons referred for लोक अदालत organized by Supreme Court that shall be prescribed by the central government with consultation of Chief Justice of India। तो जब सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत
एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस जो इन ऑफिसर्स के होंगे they will be prescribed by the state government in consultation of the Chief Justice of High Court. ठीक है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर स्टेट गवर्नमेंट करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो जुडिशियल अथॉरिटी वहां के हेड होंगे। उसके बाद लोक अदालत shall have jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or settlement between parties if any case pending before it, any matter which is failing within the jurisdiction of and is brought before any court of which the local अदालत is organized. तो कई बार इस जो अथॉरिटीज होती है, मतलब स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ये कमेटी, वो कमेटी, वही केसेस अवार्ड कर देते हैं लोक अदालत के पास कि आपके इतने 200 केसेस हैं, आपने 2 महीने में सबको खत्म करना है, you have to complete those cases. Provided that the local अदालत shall have no jurisdiction in matters related to offence not compoundable. अभी मैंने आपको compoundable offence का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जहां पे आप कोर्ट को बोलते हो कि मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट करता हूं, आई एम प्लीडिंग गिल्टी, आई डू एक्सेप्ट माय क्राइम एंड अकॉर्डिंगली मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन पनिशमेंट कम दीजिए। जहां पे आप फाइन देके छूट सकते हो, जहां पे आपको 1 साल की सजा है वहां पे आपको 2 महीने की सजा दी जाएगी, जहां पे आपकी फाइन 50,000 की है वहां पे आपको फाइन 20,000 देनी पड़ेगी। If you go for compounding of offenses, जहाँ पे आप माफी मांगते हो कोर्ट से, सर ये मेरे से गलती हो गई है, I am ready to face the consequences, लेकिन क्योंकि मैं मान पा रहा हूँ मेरी गलती, तो मेरी पनिशमेंट कम कर दीजिए। वहीं पे आप लोक अदालत के पास लेके जा सकते हो, जहाँ पे आप माफी मांग सकते हो। मर्डर करके, रेप करके आप लोक अदालत में नहीं जा सकते। आपने मान भी लिया, मैं आई एम गिल्टी, मैंने रेप करा, मेरी सजा कम कर दो, नहीं, because that is not a compoundable offense. But पॉकेट मारा किसी का पॉकेट मार दिया, माफ कर दीजिए, तो उसको 6 महीने की सजा की जगह पे उसको 1 महीने की या 2 महीने की सजा देके उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है? दोनों का जो इस प्रेसिडेंट ऑफ a sitting और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, तो जो लोक अदालत का हेड होता है उसको चेयरमैन कहा जाता है। उसके अलावा 2 और मेंबर्स होते हैं, एक लॉयर होता है और एक सोशल वर्कर होता है जो नॉर्मली एनजीओ में काम कर रहा होता है। कोई कोर्ट फी भरने की जरूरत नहीं है, लोक अदालत में आप फ्री में जा सकते हो, और अगर आपने कोर्ट फीस भर रखी है तो वो आपको रिफंड करके मिलेगी इफ यू गो टू द लोक अदालत। होता है ना, आप जब लोक अदालत थी नहीं तो आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, बाद में पता चला कि लोक अदालत अपॉइंट हो गई है, तो चलो लोक अदालत शिफ्ट हो जाते हैं, तो जितना भी आपने कोर्ट फी किया होगा उसका रिफंड आपको मिल जाएगा इफ यू प्रोवाइड द रिसिप्ट। तो रिसिप्ट संभाल के रखना। In case the fee already paid, it will be refunded. The look अदालत are not as strictly bound by rules of procedure. तो इसके अंदर भी वो CRPC, CPC इनको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड लोगों को ये प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। मतलब क्या होता है, वो जुडिशियल ऑफिसर से बैठा होता है, जिसने कंप्लेंट की उसको बुलाया जाता है। ये ऐसा होता है एक्चुअली। उसको क्या हुआ, सर ये हो गया, क्या प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स देखो। दूसरी पार्टी है, नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, क्या प्रूफ है, नहीं ऐसा प्रूफ तो कुछ है नहीं, सॉरी, तो केस आ गया, दे उसको 50,000 रुपए कॉम्पनसेशन। बात है लिटरली विदिन 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर केस खत्म हो जाती है। खत्म। ये छोटे मोटे केस होते हैं, दिस इज नॉट मेजर, क्योंकि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपने ऑनलाइन ऑर्डर की किसी मोबाइल की, आपको कचरा आ गया, आप घर में कहा कि ये बॉक्स ये कचरा ये रिसीप्ट है, तो मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, तो जिस जो भी आपका सप्लायर होगा, डीलर होगा, अमेज़न नहीं, अमेज़न सिर्फ वेबसाइट है, उसके अंदर का जो डीलर होगा जिसके पास से आपने मोबाइल खरीदा होगा, ना है मोबाइल, वेयर इज द पीस, तो सर हमें कहाँ है डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, किधर है मोबाइल नंबर क्या था, वो उसका ये होता है आईपी एड्रेस क्या था, वो क्या करते हैं उसको, कहीं वो नहीं दे नया मोबाइल दे, वरना उसकी जो भी 10-20 हज़ार रुपए का वो पैसे वापस कर विद हैरेसमेंट, प्लस एडिशनल कॉस्ट भी देना पड़ेगा कि मैं अभी तकलीफ हो रही है, उसको अपना काम धंधा छोड़ के वो लोग अदालत में आए, उसके भी पैसे दे हैरेसमेंट के ऊपर से 5,000 रुपए, नया वाला अच्छा वाला मोबाइल लेगा, इस बार शॉप में जाके। The parties to a dispute can interact directly with the presiding officer. Directly आप presiding officer से बात कर सकते हो। कोर्ट में क्या चलता है, आपका एडवोकेट बात करता है, आपका प्लीडर बात करता है, आप बात नहीं करते। When judge
कैसे बस कैसे नंबर उठाने के लिए नहीं, यहाँ पे आपको एक रूल होता है, वो जब तक जज साहब की इच्छा नहीं हो तब तक वो आप उनसे बात नहीं कर सकते, यहाँ पे आप बात कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 21 अवार्ड, मतलब मैंने आपको बोला डिसीजन गिवन बाय अलग, कोर्ट जब डिसीजन देता है उसको जजमेंट बोलते हैं, लोग अलग जब कोई डिसीजन देता है उसको अवार्ड कहते हैं। सो एवरी अवार्ड जैसे बोला इट विल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट, इसको जस्ट लाइक एनी अदर कॉर्पोरेट कोर्ट एक जजमेंट माना जाएगा, उसको एनफोर्स किया जाएगा। अगर आप इस डिग्री को फॉलो नहीं करोगे तो आपको फाइन भी लग सकती है, कोर्ट फी को रिफंड करके मिलेगा, अदरवाइज वैसे भी कोई कोर्ट फीस है नहीं। एवरी अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग, देखिए इसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। छोटे छोटे केसेस में कितने बार अपील करोगे, हमें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले, एक्सीडेंटल केस है, या मैं आपको बोला किसी रेंट नहीं पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करा, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न पे नहीं करा तो उसके आपको फाइन लगे, तो उसके ऊपर आप डिस्प्यूट कर रहे हो, तो इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स दे दोगे उसके बेसिस पर डिसीजन आ जाएगा, इसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। The main condition of global is that both parties in dispute have to be agreeable to the settlement, दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करना चाहिए। The decisions of global is binding, capable of their execution. Again, there is no appeal against the order which has been passed by the local adult. In certain situations, permanent global can pass an award of merits even without the consent of the parties. Such an award is final, binding, no appeal is possible. Again, लोकल अदालत स्पेशली इफेक्टिव सेटलमेंट ऑफ मनी क्लेम्स की सर मैंने उसको 20,000 रुपए दिए थे, वो अभी मुझे वापस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आई हैव गिवन हिम सम मनी, नाउ ही इज नॉट गिविंग इट बैक टू मी, ये इसका इफेक्टिव है। उसका पार्टीशन, डैमेजेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, ये सब बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज जहां करना होता है आप जा सकते हो। इट इज डेफिनेटली मूव टू द लिटिगेंट पब्लिक वेयर दे कैन गेट देयर डिस्प्यूट सेटल्ड फास्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस भरनी नहीं पड़ती, यहाँ पे एडवोकेट की भी जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर एन एडवोकेट, यू कैन डायरेक्टली गो एंड जैसे मैंने बोला, यू कैन डायरेक्टली गो एंड टॉक टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आपके सब लॉयर लॉ एंड बार जरूर लॉयर जा सकता है, बात नहीं है बट जरूरत भी नहीं है, दे आर नॉट नेसेसरली अल्टरनेटिव्स टू एग्जिस्टिंग कोर्ट्स बट रादर सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, और एक तरीके से एक विन-विन सिचुएशन है जहाँ पे पार्टीज अपना डिस्प्यूट जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा भी काफी हाइब्रिड्स भी आ गए हैं, मतलब वेयर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल अदालत एंड आर्बिट्रेशन, हाइब्रिड आ रहा है जहाँ पे मीडिएशन, कोर्ट सेटलमेंट ऐसा दोनों हो रहा है। सो ये नए नए हाइब्रिड मॉडल्स एडीआर में आ रहे हैं, तो चलिए डिफरेंसेस देख लेते हैं कॉन्सिलिएशन मीडिएशन के बीच में। अंडर आवर लॉ यूनिसेटल मॉडल, द रोल ऑफ द मीडिएटर इज नॉट प्रोएक्टिव and somewhat less than the role of conciliator. Conciliator's powers are larger क्योंकि वो प्रपोज सेटलमेंट प्रपोज कर सकता है, मीडिएटर तो प्रपोजल भी नहीं कर सकता। It can make proposal for settlement, forward, reform in the terms of possible settlement, वैसे मीडिएटर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ दोनों पार्टीज को झगड़ा करने से रोकता है, क्योंकि वो provides good communication facilities, that's it. ये देखिए मीडिएशन, आर्बिट्रेशन का डिफरेंस, जॉइंट सेशन, कॉकस मीटिंग्स, ये आप कर सकते हैं, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, एग्जामिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, विटनेसेस, नेचर ऑफ प्रोसेस, प्रोसीजर, रोल ऑफ पार्टीज, ये अभी हमने सब इसके बारे में चर्चा की है, मैंने आपको नोट्स फॉर्मेट में दे दिया है, एग्जामिनेशन में आप लेके इसको छाप दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, तो ये आप लिख सकते हो, ये डायरेक्टली नोट्स में प्रोवाइडेड है। ये मीडिएशन और लोक अदालत में फर्क है, तो आपको तो पता है लोक अदालत अवार्ड पास कर सकता है, लोक अदालत के लिए प्रॉपर कायदा पास किया गया है, पर मीडिएशन के लिए वही आप सिर्फ सेटलमेंट के लिए कोशिश की जा सकती है, नथिंग इज बाइंडिंग इन मीडिएशन। तो ये सारा से ये कंटेंट है, इसके अंदर हमने ये सब हमने अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा की है, एंड दैट इज द एंड ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट टाइम I think we have a session on Friday. In that I will be discussing celebrity management. I have to run through your syllabus basically. भागना पड़ रहा है, ज़्यादा discussion नहीं कर पा रहा हूँ मैं. But all right, that's part and parcel. ठीक है? So we'll stop it.